हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी वाटिका 24 चैनल पर। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 के वैकेंसी से संबंधी सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को आसान भाषा में समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 के सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी छोटे छोटे डाउट जो होते हैं उन सभी को हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पिछली बार 80,000 प्लस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था गलत तरीके से फॉर्म भरने के कारण। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई ऐसा गलती ना हो कि बाद में पछतावा करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैसे तो 2024 की वैकेंसी है, लेकिन ये 24 में आते आते रह गया और 2025 में वैकेंसी आई, तो 32,000 प्लस वैकेंसी है। इसमें हम लोग सभी छोटे छोटे पॉइंट को बारीकी से समझेंगे, चर्चा करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, 1% भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32,438 पोस्ट है और इसका रिलीजिंग डेट जनवरी 2025 है। जनवरी 2025 में इसको रिलीज किया गया था। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो ये 23 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिल करना, और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग जो है इसका 22 फरवरी 2025 रखा गया है। तो इसी के अंदर जो है आप लोग को फॉर्म फिल कर देना है। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम मोड जो है सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है 18 टू 36 ईयर है, 18 साल से लेकर के 36 साल तक एज रहेगा। चूँकि कोविड-19 के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी को दिया गया है। पिछली बार जो भी फॉर्म भरे गए थे ग्रुप डी के, तो उसमें जो है 18 से लेकर के 33 साल तक 33 साल तक के कैटेगरी के स्टूडेंट जो है, जैसे जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, ठीक है ना, इन सभी को है ना 33 ईयर तक फॉर्म भरने की अनुमति दी गई थी और एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण 3 साल ऐड करके दिया जा रहा है, तो सभी कैटेगरी के लिए ये 3 साल का बेनिफिट है। तो 36 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन जो है, जो ओबीसी को मिलता है, एससी एसटी को मिलता है, पीडब्ल्यूडी को मिलता है, ईडब्ल्यूएस को मिलता है, तो उन सभी कैंडिडेट को जो है एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। सिलेक्शन फॉर आरआरबी ग्रुप डी, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका क्या रहेगा, तो सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट आपका फिजिकली इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ये दोनों सेम डेट में होता है, ठीक है, एक ही दिन ये दोनों ले लिया जाएगा। और सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें 18,000 पर मंथ, ये बेसिक सैलरी है, ठीक है। इसमें डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, इसमें बहुत सारे अलाउंस ऐड करके आपका सैलरी जो है 32,000 के आसपास, 30 से 32,000 के आसपास आपका सैलरी इसमें रहने वाला है। और जब 8वां वेतन आपका लागू हो जाएगा तो ये सैलरी बढ़ के आपका समथिंग आप इन हैंड जो है आपका 50 टू 55,000 आपके इन हैंड में आएगा। तो आप सैलरी के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस अपने गोल, अपने फोकस को बनाए रखिए कि किसी तरह से हमको एक पोस्ट लेना है, ठीक है। और ये 32,000 प्लस जो पोस्ट हैं इसमें बढ़ोतरी होगी, 100% होगी। ये पोस्ट ऐड होकर के मैक्सिमम हमको जहाँ तक लगता है, उम्मीदन बता रहे हैं कि 60,000 प्लस सीट हो जाएगा बढ़ करके, चूँकि ट्विटर कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है। आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो टेंथ अगर आप पास हैं, 10th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को लेवल 1 के जो पोस्ट हैं, ग्रुप डी का जो पोस्ट है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं।
पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था उसमें आपको 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास चाहिए। 10th पास अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं ग्रुप डी के फॉर्म को फिल करने के लिए। क्लियर है? मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th पास चाहिए। ITI है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इसमें ITI का कोई डिमांड नहीं। ITI अगर आप हैं या नहीं है उससे बोर्ड को कोई मतलब नहीं है, बस आप 10th पास होने चाहिए। और हायर क्वालिफिकेशन अगर आप हैं तो इसमें क्लियर कट में बताया गया है कि हायर क्वालिफिकेशन आर एक्सेप्टेड बट नो स्पेशल बेनिफिट्स। आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटर किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, PG किए हुए हैं या फिर PhD किए हुए हैं, इससे इस बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड को सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए। 10th पास है, फॉर्म भरिए, और एक्स्ट्रा जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आपको कोई प्रीफरेंस नहीं दिया जाएगा। क्लियर? एज लिमिट पे चर्चा करें तो इसको आप लोग बहुत ही सावधानी से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। ठीक है, और हमको कमेंट भी आया था इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो आप बारीकी से इसको समझें। देखिए, ये ग्रुप डी का जो पोस्ट है ये लेवल 1 का पोस्ट होता है। ठीक है ना? और इसमें जो आपको एज जो मांगा गया है वो 18 साल मांगा गया है। कब से कब तक है? तो 1/1/2007 से लेकर 1/1/2025 तक का अगर आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर इसमें आपका एक भी दिन कम है, यानी कि 17 साल 11 महीना 29 दिन भी अगर आप है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा 18 साल ये जो होना चाहिए इस डेट के अंदर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। और मैक्सिमम जो है जनरल वालों के लिए 36 साल, यानी कि 3 साल एज रिलैक्सेशन कोविड-19 के कारण जो दिया गया है वो 3 साल ऐड करके एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो जनरल वालों के लिए 3 साल प्लस बेनिफिट मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कोविड-19 के कारण 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। तो इसका जनरल वालों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जनरल वाले 33 साल तक, यानी कि 33 साल तक ही वो फॉर्म भर सकते थे। एज उनका 33 साल हो गया, अगर एक दिन भी अगर ज़्यादा हो गया तो वो फॉर्म नहीं भर सकते थे। लेकिन इस बार क्या है, 33 साल प्लस 3 साल कोविड-19 का ऐड करके उनको मिल रहा है, यानी कि 3 साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनको 2/1/1989 एज ग्रुप होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1989 भी है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, एंड OBC नॉन क्रीमियर की बात करें तो इसमें 2/1/1986 होना चाहिए। अगर आप इसमें एक दिन भी कम हो जाता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसी प्रकार से SC ST के लिए 2/1/1984 निर्धारित किया गया है एज ग्रुप। अगर उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1984 भी है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? हर एक छोटी छोटी पॉइंट को यहाँ हम कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल दिया गया है, मैक्सिमम एज जनरल वालों के लिए 33 साल, और 3 साल कोविड-19 के कारण 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो भी ऐड करके यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 साल और प्लस 33 प्लस 3 साल यानी कि 36 साल दिया गया है। ठीक है ना? और रिजर्व कैटेगरी के लिए तो 36 साल तक है ही, और ऊपर से जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा सो अलग है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो यहाँ पे OBC नॉन क्रीमियर के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, यानी कि 36 साल और प्लस 3 साल 39 साल, यानी कि OBC नॉन क्रीमियर वाले स्टूडेंट 39 साल तक उनका एज है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है SC ST। तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 36 साल एंड 5 साल 41 साल। ठीक है, तो SC ST वाले कैंडिडेट 41 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन। एंड पर्सन विथ डिजिबिलिटीज PWBD, यानी कि इसमें जो है जो विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो विकलांग श्रेणी में आते हैं, तो उनको 10 साल का छूट दिया जाता है।
10 साल किसके लिए है? तो 10 साल जनरल और EWS स्टूडेंट के लिए है। एंड OBC नॉन क्रीमियर के लिए 13 साल का छूट दिया गया है, यानी कि जो OBC नॉन क्रीमियर के अंतर्गत PWD के कैंडिडेट हैं उनको 13 साल का बेनिफिट मिलेगा। एंड जो SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनको 15 साल का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 36 साल एंड 15 साल। ध्यान दीजिएगा कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है। 51 साल तक जो है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो PWD के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि जनरल के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल, एंड SC/ST के लिए 15 साल का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर में आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 10th का मार्कशीट लगेगा, अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। और आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट जो होता है, इन सभी में से कोई भी एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ है तो आपका काम चल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें SC/ST, OBC, EWS कैंडिडेट, यानी कि SC/ST वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना SC/ST सर्टिफिकेट जाति बनवा लेंगे, वो भी सेंट्रल का होना चाहिए। OBC कैंडिडेट सेंट्रल का NCL बनवा लेंगे। एंड EWS सर्टिफिकेट जो EWS के अंतर्गत आते हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा लेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे स्टेट का नहीं होना चाहिए, अगर आप स्टेट का बनवा लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इस सब का खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर्म जब तक आप पूरा का पूरा अपना डाउट क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक आप फॉर्म नहीं भरिए, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका सेंट्रल का चाहिए, जाति सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। SC/ST वालों के लिए SC/ST का सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए OBC सर्टिफिकेट, एंड EWS सर्टिफिकेट जो EWS कैंडिडेट हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो भी सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो फोटोग्राफ जो है ये बाबू सोना वाला फोटोग्राफ नहीं चलेगा, ठीक है। फोटोग्राफ जो आपका होना चाहिए जेंटलमैन वाला फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, विदाउट कैप, विदाउट गूगल्स आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मोबाइल से फ़ोटो ले लिए और अपलोड कर दिए, वो नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो फ़ोटो जो है आपका जेंटल होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और फ़ोटो जो होना चाहिए वो विदाउट गूगल्स, विदाउट कैप का होना चाहिए, बिना चश्मा, बिना टोपी का आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और सिग्नेचर जो होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से आपका वाइट पेज पे सिग्नेचर अच्छे से करके तब अपलोड करना है। और वो भी सिग्नेचर जो होना चाहिए ना ही कैपिटल लेटर में होना चाहिए और ना ही स्मॉल लेटर में होना चाहिए, है ना। अगर आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में है या फिर स्मॉल लेटर में है तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, या फिर आप अपना सिग्नेचर ब्लू इंक पेन से किए हैं तो भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग सिग्नेचर करते हैं उसी प्रकार से सिग्नेचर को करके और उस दिन अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है इसको समझ लीजिए। तो देखिए SC/ST, PWD, वीमेन और एक्स सर्विसमैन, इन सभी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है वो 250 रहने वाला है। और ये एप्लीकेशन फ़ी जब आप CBT एग्ज़ाम देंगे देन आपके अकाउंट में इस पैसे को 250 रुपये को रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। लेकिन कंडीशन है कि आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्लियर है। जनरल, OBC एंड EWS इन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रहने वाला है, और इसमें से जब आप CBT एग्ज़ाम देंगे तो आपके अकाउंट में 400 रुपये डाल दिए जाएंगे। क्लियर है। नोट में यही दिया गया है कि OBC कैंडिडेट गेट 400 रुपीज़ एंड SC/ST फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट गेट 250 रुपये अपॉन अपेयरिंग फॉर CBT एग्ज़ाम, यानी कि CBT एग्ज़ाम आप अटेंड करेंगे उसके बाद आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे पैसे। क्लियर है। RRB ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2024-25 सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। इस अफवाह में आप लोग मत रहिए कि 2 CBT होगा, 2 CBT आपका नहीं होगा। कितना CBT होगा? तो एक ही CBT होगा, ठीक है।
एक ही CBT होगा आपका, 2 CBT नहीं होगा। तो CBT जो आपका एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इसका हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो आएगा इसके जस्ट इसके बाद आपका वीडियो आ जाएगा। लेकिन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसको समझते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी जीके और करंट अफेयर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन एंड मैथ से 25 क्वेश्चन, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्लियर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाइए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हमने बता दिया कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड रीजनिंग से आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन कैसा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक को टच करेंगे। ठीक है। निगेटिव मार्किंग जो है इसमें 0.33 मार्क्स का रहने वाला है। यानी कि अगर आपका 3 क्वेश्चन गलती होता है तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत होते ही आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। क्लियर है। स्टेज 2 की बात करें तो इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। अगर आप CBT 1 पास कर जाते हैं तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द CBT विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल टेस्ट। तो मेल कैंडिडेट के लिए अलग फिजिकल है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग फिजिकल है। मेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर दौड़ना होता है 4 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 किलोमीटर का दौड़ जो है 4 मिनट के अंदर पूरा करना होता है। और 35 kg का वजन जो है 100 मीटर तक लेकर चलना होता है 2 मिनट के अंदर। अगर आप जैसे 2 मिनट का टाइम है और 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 15 सेकेंड या फिर 3 मिनट या फिर 2 मिनट 1 सेकेंड में भी अगर आप पूरा करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का रन 5 मिनट के अंदर क्लियर करना होता है। ठीक है ना। और 20 kg वजन 100 मीटर के अंदर, 20 kg वजन जो है 20 kg वजन लेकर 100 मीटर तक आपको चलना होता है 2 मिनट के अंदर। यानी कि 2 मिनट में ही आपको 20 kg वजन लेकर चलना है, 100 मीटर तक चलना है। ठीक है ना। तो बॉयज़ के लिए 35 kg वजन है, गर्ल्स के लिए 20 kg वजन है ना। तो इन सभी का आप लोग ध्यान रखेंगे और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपको सेम डेट में देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग बुलाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अलग बुलाया जाएगा। सेम डेट में ही आपका दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ये दोनों हो जाएगा। क्लियर है। सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस रहने वाला है, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाते हैं। तो जनरल साइंस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का, एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है 30 मार्क्स का, एंड जीके एंड करंट अफेयर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का। और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड टाइम जो आपको दिए जाएंगे वो 90 मिनट्स का दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। और सबसे पहली बात कि आपको सब्जेक्ट पे पकड़ होना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़रूरी है, क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक पे आपका पकड़ रहेगा तो आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी प्रकार से आप अपना तैयारी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमको जानकार नहीं बनना है, हमको पास करना है। ठीक है ना। जानकार बनने के चक्कर में आपका कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरी है, ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। देखिए इसको बारीकी से समझिए, क्योंकि इसको नहीं समझने पर हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम देखिए स्टूडेंट्स,
इसको बारीकी से समझिए कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, किस साइज़ में अपलोड करना है, ठीक है ना, किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो देखिए, आपको रिसेंट खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले वाला फ़ोटो जो है आप डाल दिए, वैसा नहीं चलेगा। रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, क्लियर कलर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर कलर होना चाहिए। एंड पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होगा उसका साइज जो होना चाहिए वो जेपीईजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? जेपीईजी में होना चाहिए, पीएनजी में नहीं होना चाहिए। एंड 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस एंड कैप, आपको कैप नहीं पहनना है और चश्मा भी नहीं पहनना है, और बाबू सोना वाला फ़ोटो तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है कि आपको जो सिग्नेचर जो करना है वो सिग्नेचर किस प्रकार से करना है, इसको समझ लीजिए। स्कैन जीपीएजी, देखिए पीएनजी में आपका फ़ोटो नहीं चाहिए, फ़ोटो चाहिए आपका जेपीईजी में, या वो आप सिग्नेचर कर रहे हो तो, या फिर अपना फ़ोटो डाल रहे हो तो, ये दोनों जो है आपको जेपीईजी में ही चाहिए, ठीक है ना। और सिग्नेचर जो है अपने रनिंग हैंडराइटिंग में चाहिए। जैसे कि आप कैपिटल लेटर में लिख दिए, आप स्मॉल लेटर में लिख दिए तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे क्लियर कट में दिया गया है कि ब्लैक इंक पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है और वाइट पेपर पे करना है, ठीक है। और जो आप सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे उसका साइज जो होना चाहिए 30 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए, ना 30 केबी से कम होना चाहिए, और ना ही 50 केबी से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है? सिग्नेचर आपका जो है वो ना ही तो इंक पेन से होना चाहिए, और ना ही ब्लॉक यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और ना ही स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जिस प्रकार से आप सिग्नेचर करते हैं उसी प्रकार से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे हम अपना सिग्नेचर इस प्रकार से करते हैं, तो हम अपना सिग्नेचर इस प्रकार से करते हैं, तो आप लोग जिस प्रकार से अपना सिग्नेचर करते हैं उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे। और साफ साफ जो है होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घसेट मटेर के जैसे तैसे आप जो है सिग्नेचर कर दिए। अच्छे से सिग्नेचर होना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करना है। क्लियर है? एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, आप फॉर्म भी भर दिए, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि फॉर्म जो हम फिल किए हैं वो साइबर कैफ़े वाले ने गलत कर दिया, या हम खुद से फॉर्म भरे हैं तो हमसे ही गलती हो गई, या किसी कारणवश कुछ ना कुछ जो है कि उसमें फॉर्म में मिस्टेक हो गई, तो क्या होगा? फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको बोर्ड की तरफ से एक प्रेफरेंस दिया गया है कि 25/2/2025 से लेकर 6/3/2025 तक आप आपके फॉर्म में जो भी गलत हुआ है, जो भी गलती हुई है, ठीक है, उसका आप क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसके लिए चार्ज आपको पे करना होगा, तो वो चार्ज जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा और रिफंड नहीं किया जाएगा। 250 रुपये आपके चार्ज लगेंगे, और जो भी आपको करेक्शन करना है वो करेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी पॉइंट थी उन सभी को हमने टेकल किया है, कवर किया है, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट हमारा मेहनत आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।